गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि सभी लोग अपने स्थान पे कुशल मंगल से होंगे। आज हम अपना जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसका लास्ट पार्ट और पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं, जिसमें हम आज इस लेसन को कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को वीडियो के थ्रू हमने इसको पढ़ लिया था। अब हम क्या करेंगे कि इसको अब हम कंप्लीट करेंगे और आज अपना ये लास्ट जो है इसका द लास्ट लेसन का लास्ट वीडियो है। तो अब हम पढ़ते हैं। देखो, हमने पढ़ लिया था कि वो रीज़न बता रहे थे, जो सर थे मिस्टर हैमल, वो रीज़न बता रहे थे कि क्या रीज़न था कि आप अपनी अच्छे से स्टडी को नहीं कर पाए, फ्रेंच लैंग्वेज को आप अच्छे से नहीं सीख पाए। इसका रीज़न उन्होंने बता दिया था कि उसका रीज़न कौन कौन बताया था। एक तो वो अपने आप को खुद को उसके लिए वो क्या बताते हैं, रेस्पॉन्सिबल बताते हैं। इसके साथ साथ पेरेंट्स को भी बताते हैं और स्टूडेंट को भी बताते हैं। तो देखिए, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। तो देखिए, यहाँ पर वो ये बताना चाह रहे हैं कि तब जो फ्रेंच जब वो ये कह रहे हैं फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बाद एक, वेंट उनका मतलब होता है जारी रखना, कि एक के बाद एक चीज़ों को बताते हुए प्रत्येक चीज़ को वो जारी रखते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि ये दुनिया की, आगे देखिए, ये दुनिया की ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये संसार की सबसे सुंदर लैंग्वेज है। द क्लियरस्ट, और एकदम क्लियर है बिल्कुल, है ना। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री दे दी है किसको? लैंग्वेज को। कौन सी लैंग्वेज को? फ्रेंच लैंग्वेज को। द मोस्ट लॉजिकल, ये तर्क संगत लैंग्वेज है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, है ना। हमें इसका क्या करना चाहिए? वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, कि वह हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? हमें उसकी सुरक्षा करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट देना चाहिए, हमें कभी भी उसे भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज, देखो एनस्लेव्ड का मतलब क्या होता है? इंस्लेव्ड, देखो यहाँ पर दिया गया है आर एनस्लेव्ड। इंस्लेव्ड का मतलब होता है दास बना लेना, किसी का गुलाम बन जाना, है ना। तो यहाँ पर लिया गया है। तो वो ये कहते हैं कि जब लोग गुलाम बन जाते हैं, दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। प्रिजन का मतलब क्या होगा? जेल। तो ये कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति अपनी लैंग्वेज को, यदि कोई क्या होता है, लोग यदि क्या हो जाते हैं, गुलाम बना लिए जाते हैं और वह अपनी लैंग्वेज को यदि पकड़ करके रखते हैं तो उनके पास उस कैद से निकलने की चाबी होती है। अर्थात वो ये कहना चाहता है कि व्यक्ति, यदि कोई राष्ट्र गुलाम हो जाता है तो उसे कभी भी अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी लैंग्वेज उसे आनी ही चाहिए। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। फिर वो कहते हैं कि फिर वे ग्रामर की बुक को खोलते हैं और पढ़ते हैं लेसन को, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं कैसे सारी चीज़ों को समझ रहा था। देखो, इससे पहले हमने एक लाइन पढ़ी थी कि जब कभी भी मिस्टर हैमल उनको पढ़ाया करते थे तो उसको अच्छे से समझ में नहीं आया करती थी। ये बात हमें कैसे पता चली? कि जब पार्टिसिपल्स का उसे पूछा गया, ग्रामर के एक टॉपिक पार्टिसिपल्स से उससे प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन किया गया, आस्क किया गया, तो वह उसका आंसर दे नहीं पाया, है ना। तो यहाँ पर वो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। ऑल ही सेड सेम टू इजी, सो इजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन टू सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। देखो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि ऑल ही सेड सीम टू इजी, सो इजी। वो ये कह रहे हैं कि ग्रामर में जितनी भी चीज़ें हमें आज सर पढ़ा रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें मुझे क्या लग रही है? अब बहुत ज़्यादा इजी लग रही है, और ज़्यादा इजी लग रही है। और मैं विचार कर रहा हूँ कि मैंने कभी भी इतनी सावधानी से लेसन को नहीं सुना था, और ना ही जो सर थे उन्होंने इतनी धैर्यता के साथ कभी किसी चीज़ को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आगे देखो। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. It seemed almost as if the poor man wanted. ऐसा प्रतीत हो रहा था। देखो, seemed का मतलब होता है प्रतीत होना। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो कि जो बेचारे ये व्यक्ति है ये देना चाहते हैं, wanted to give us, हमें सब कुछ देना चाहते हैं, all he knew
जो कुछ ये जानते थे बिफोर गोइंग अवे, इससे पहले कि वो यहाँ से चले जाए। अर्थात यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जो कुछ ज्ञान उनके पास था फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर के, वो सारे का सारा ज्ञान किसको देना चाहते थे, अपने स्टूडेंट को देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और हमारे दिमाग में, हमारे हेड्स में एक प्रहार के साथ, एक स्ट्रोक के साथ ये हमारे अंदर डाल देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर, देखो पहली क्लास किसकी हुई थी, उनकी ग्रामर की। ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि पहली क्लास किसकी, ग्रामर की। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर की जो क्लास थी वह पूरी होने के बाद देखिए ही हैड ए लेसन इन राइटिंग, उन्होंने किसका क्लास ली, राइटिंग की। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रेंच अल्सेक, फ्रेंच अल्सेक। उस दिन उन्होंने हमें एक नई कॉपी दी थी और उस कॉपी पे लिखा हुआ था बड़े सुंदर ढंग से, बड़े राउंड उसमें लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, फ्रेंच एल्सेक, फ्रेंच एल्सेक लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड ऑफ एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। देखो फ्लोटिंग का मतलब फ्लोट करना यानी तैरना, लेकिन यहाँ पर तैरने से नहीं, लहराने से लिया गया है। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, ऐसे लग रहा था कि मानो वो कॉपीज़ नहीं लग रही थी, वो छोटे छोटे झंडे लग रहे थे, मानो कि प्रत्येक डेस्क के ऊपर किसको लगा दिया गया है, किसको टंगा दिया गया है, एक रोड के द्वारा किसको टंगा दिया गया है, फ्रेंच के झंडे को। देखो फ्रेंच के झंडे वहाँ पे नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था, लाइक किया, देखो दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वे कैसे दिखाई दे रहे थे, छोटे छोटे झंडों की तरह दिखाई दे रहे थे, जो कहाँ पर लहरा रहे थे, स्कूल रूम के उस डेस्क पे जहाँ पर कि वो रिटर्न कार्य कर रहे थे। अर्थात जो कॉपियाँ उनको दी गई थी लाइक ए फ्लैग्स ऑफ फ्रेंच दिखाई दे रहे थे। यू ought to have seen how you ought to have seen how everyone said to work। ought to का हम यूज़ करते हैं। देखो ought to क्या है, एक मॉडल है जहाँ पर हम मोरल ड्यूटी के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ पर देखो मोरल ड्यूटी की बात आई है, तो जैसे ही मोरल ड्यूटी की बात आती है तो ought to का हम यूज़ कर लेते हैं। You ought to have seen how everyone said to work, कि आप देख सकते हो कि सभी कैसे मॉरल ड्यूटी की तरह अपने वर्क को कर रहे थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल किसकी आवाज़ आ रही थी, पेन्स के रगड़ने की आवाज़ आ रही थी पेपर पर। देखो आप देखते हो यूजुअली जब कभी भी हम पेपर देने जाते हैं तो हम देखते हैं जिस एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठे रहते हैं वहाँ पर जब पेपर दे दिया जाता है तो वहाँ पर केवल जो पेन है उसको स्क्रैच करने की आवाज़ आती है, वहाँ पर और कोई भी आवाज़ नहीं आती है। यही सिचुएशन आज उस क्लासरूम में हो रही थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the little ones who worked right on tracing their fish hooks। वो कहा कि एक बार के लिए एक भंवरा उस क्लास में प्रवेश कर जाता है, लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, यहाँ तक कि छोटे से छोटा बच्चा भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, जो कि किस में लगा हुआ है, ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। वह ट्रेस कर रहा है, बना रहा है, किसको बना रहा है, फिश हुक का एक चित्र वहाँ पर बना रहा है। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, और ऐसे लग रहा है मानो कि वह भी फ्रांस है। ऑन द रूफ द पिजन cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing a German, even the pigeons। और तब क्या होता है, उसे पिजन की आवाज़ सुनाई देती है, धीरे से उसको ये आवाज़ सुनाई देती है, और वह विचार करता है अपने आप में, क्या इनको भी बोलना किस में सिखाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज में। क्या पिजन को भी अब जर्मन लैंग्वेज में ही बोलना पड़ेगा या जर्मन लैंग्वेज में ही गाना पड़ेगा। व्हेनेवर, जब कभी भी आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, मैं अपनी राइटिंग को करता करता ऊपर देखता हूँ, ऐसा मैं देखता हूँ एम हेमल सिटिंग मोशनलेस। वह क्या है, जो एम हेमल है बिल्कुल चुपचाप बिना किसी मूवमेंट के एकदम से बिल्कुल स्थिर खड़े हैं इन हिज चेयर, अपने चेयर के ऊपर। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वंस थिंग्स देन एट अनदर, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक की चीज़ों को देख रहे हैं, एज इफ ऐसे लग रहा है ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ, कि वे इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में बना लेना चाहते हैं। एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जितनी भी सारी चीज़ें इन स्कूल में उसे दिखाई दे रही है, ये जितनी भी चीज़ें स्कूल रूम में दिखाई दे रही है, उस स्कूल रूम की सारी चीज़ों को वो अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते हैं, स्थिर कर लेना चाहते हैं, अर्थात हमेशा के लिए उसका चित्र अपने माइंड में बना लेना चाहते हैं। फैंसी फॉर 40 ईयर्स, देखो फैंसी का मतलब क्या होता है,
फैंसी का मतलब होता है कि जब फैंसी का मतलब है कि कल्पना करना, इमेजिनेशन करना। देखो वैसे फैंसी का मतलब हम मानते हैं कि कृत्रिम चीज़ होती है ना, आप बोलते हो, जैसे नेचुरल का फैंसी कहते हो। तो लेकिन यहाँ पर फैंसी का जो अर्थ है वो लिया गया है इमेजिनेशन से। ठीक है, इमेज करो। फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन ए सेम प्लेस, कि सोचो एक 40 ईयर्स एक ही स्थान पे रहने वाला एक व्यक्ति, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो हैड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, जिसका कि गार्डन आउटसाइड द विंडो है और उसकी क्लास उसके सामने है। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल वैसे ही, समझे। वो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि 40 ईयर्स से एक ही स्थान पे रहने वाला एक व्यक्ति, जिसका गार्डन भी 40 ईयर्स से वहीं का वहीं है और उसकी क्लास भी वहाँ पर ही है। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वोर्न स्मूथ, केवल और केवल जो चेंज हुआ है, देखो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब एम हेमल यहाँ पर सर्विस करने के लिए आए, उस डे से लेकर के और अपडेट तक, मतलब अब तक जो कुछ भी विदाउट चेंज हुआ है और जो कुछ भी चेंज हुआ है उसके बारे में यहाँ पर बताया। विदाउट चेंज क्या क्या चीज़ें थी? जो एम हेमल का गार्डन था वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ था, स्कूल रूम चेंज नहीं हुआ था। क्या चेंज हुआ था वो यहाँ पर बताया जा रहा है। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वोर्न स्मूथ, केवल डेस्क और बेंचेस क्या हो गई है, चिकनी हो गई है। द वॉलनट्स ट्रीज इन द गार्डन वर टोलर, वॉलनट का जो ट्री है वो क्या हो गया है, वो भी लंबा हो गया है। द होवाइन दैट ही हैड प्लांटेड, जो होवाइन उसने खुद से क्या की थी, प्लांट की थी, वो भी क्या हो गई है, मुड़ करके विंडो से होती हुई कहाँ तक चली गई है, छत तक चली गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, कैसे ये सारी चीज़ें उसकी हृदय को तोड़ देगी अनिवार्य रूप से जब वह इन चीज़ों को वह बेचारा व्यक्ति छोड़ेगा। To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day। देखो ट्रंक का मतलब क्या होता है, ट्रंक का मतलब हम देखें तो ट्रंक का मतलब होता है हाथी की सूंड। ट्रंक का मतलब क्या होता है, तना जो पेड़ का होता है ना, मोटा हिस्सा, उसके लिए यूज़ किया जाता है। और दूसरा जो ट्रंक है वो तीसरा मतलब मीन यहाँ पर लिया गया है संदूक से। स्पेलिंग एक जैसी है तो वो कह रहा है यहाँ पर कि उसकी जो बहन है वह बड़े बड़े संदूकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक घिसका रही है, क्योंकि उन्हें अनिवार्य रूप से मस्टली, ध्यान रखना, कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें उस कंट्री को, उस देश को छोड़ना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन वह क्या करना, बट ही हैड द, लेकिन उसने वो ये कह रहा है कि कितना अच्छा लग रहा था, बड़ा मुझे क्रेज हो रहा था कि मैंने कैसे उस लास्ट लेसन को सुना था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिज हिस्ट्री, देखिए पहले हमने ग्रामर पढ़ी, उसके बाद राइटिंग का लेसन चला है और अब थर्ड लेसन अपना चलने वाला है, वो है आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री एंड द बेबीज चेंटेड द बा बी बी बो बू डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ऑल होजर हैड पुट ऑन हिज। देखिए फिर किसका लेसन चला है, हिस्ट्री का, और हिस्ट्री के लेसन में उन्हें बच्चों को क्या बुलवाया जा रहा है, बा बी बे बुलवाया जा रहा है। आगे देखिए, डाउन देयर एट द बैक, एट द बैक, आगे देखिए, यस आगे देखिए, एट द बैक रूम ऑल होजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और पीछे की सीट पे बैठा हुआ होजर अपने चश्मे को पहन लेता है और क्या कर लेता है, अपने दोनों हाथों से अपनी प्राइमरी बुक को पकड़ लेता है। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उनको पढ़ता है, किसको, लेटर्स यानी वर्णों को। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद द इमोशन, आप देख सकते हो कि वह रो रहा है और भावुक होने के कारण, ट्रेम्बल यानी कांपना, उसके जो वर्ड्स है वो क्या हो रहे हैं, कांप रहे हैं। एंड इट वाज सो फनी टू हियर इट हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, उसके इन शब्दों को सुनकर के बड़ा ही मनोरंजन दृश्य दिखाई दे रहा है, हम उसके साथ क्या करना चाहते हैं, रोना भी चाहते हैं और हंसना भी चाहते हैं। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, कैसे मैंने उस लास्ट लेसन को याद किया। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तभी क्या होता है, चर्च में कितने बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं।
देन द एंजल्स द नेम ऑफ ए प्रेयर, है ना, जो प्रेयर होती है उसका नाम है, और ये कब बोली जाती है 12 o'clock चर्च में। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट यानी तुरही ऑफ द पर्शियन, और तभी पर्शियन के जो सैनिक है वो अपने एक इंस्ट्रूमेंट तुरही को बजाते हैं। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, और तब क्या होता है उनके ड्रिल यानी अभ्यास करते हुए आते हुए की जो आवाज़ है वो सुनाई देती है। कहाँ से? विंडो के पास से। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल, उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ जाता है। इन हिज चेयर, अपने चेयर के ऊपर खड़े हो जाते हैं। आई नेवर सा हिम लुक सो टोल, मैंने कभी भी उनको इतना लंबा नहीं देखा। माई फ्रेंड सेड आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। माई फ्रेंड सेड, मेरे मित्रों, उन्होंने कहा आई वो बोलने लगे मिस्टर हेमल, बट समथिंग, लेकिन उनके गले को किसी ने अवरुद्ध कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, अब वह जारी नहीं रख सकते थे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक ए पीस ऑफ चौक एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, यानी बियरिंग ऑल विद ऑल हिज माइट्स का मतलब अपनी शक्ति को बटोरते हुए, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वो फिर क्या करते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमते हैं, एक चौक को लेते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? क्या लिखते हैं? विवा ला फ्रांस। विवा ला फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लिनेड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर से वह रुक जाते हैं और अपने सर को झुका लेते हैं। कहाँ पर अपने सर को झुका लेते हैं? उस दीवार के पास अपने सर को झुका लेते हैं। He made a gesture to us with his hand. Then he stopped at, फिर वो झुका लेते हैं। And without a word, बिना कुछ बोले हुए, he made a gesture. जेस्चर का मतलब क्या होगा? इशारा करना। क्या होगा? जेस्चर का मतलब इशारा करना। जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, अपने हाथों से इशारा करते हैं। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, कि स्कूल अब समाप्त हो चुकी है। यू मे गो, तुम घर जा सकते हो। तो इस तरह से जो ये अपना चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।